हेलो बच्चों, माई सेल्फ मोहक अग्रवाल। इस सेशन में बच्चों अपन लोग बात करने जा रहे हैं ड्राई सेल पर। क्लियर है? ड्राई सेल बताऊंगा इस सेशन में मैं आपको, लेड स्टोरेज बैटरी बताऊंगा इस सेशन में मैं आपको, और एक फ्यूल सेल बताएंगे। जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम हुआ था जिसमें जो फ्यूल सेल यूज किया गया था, मैं उसी पर बात करूंगा इस लेक्चर में। क्लियर है? छोटा सेशन बनाएंगे ये वाला, क्योंकि अगला सेशन मुझे एक साथ लेना है कंडक्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पे मैं केवल इन 3 सेल के बारे में बताने जाऊँगा आपको। ठीक है बच्चों? और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दिया होगा। जिस बच्चे ने नहीं किया है प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, आप लोग पढ़ना शुरू कर दें और उनके क्वेश्चंस ट्राई करना शुरू कर दें, क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सेशन तक कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट सेशन बचेगा आपका कंडक्टेंस के ऊपर एंड चैप्टर फिनिश। क्लियर है? शुरू कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ड्राई सेल की बात कर रहा हूँ मैं। जो अपन लोग रिमोट में यूज करते हैं, टीवी का हो गया, एसी का हो गया, या XYZ कोई भी रिमोट है, उसके अंदर जो पेंसिल सेल डाला होता है उसी टाइप का वही होता है ये ड्राई सेल। आपने देखा होगा सेल के ऊपर, देखना अगर घर पे आपके पास है तो एक ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है और दूसरा सेल का सरफेस बिल्कुल प्लेन होता है, तो वही चीज़ है। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बच्चों ड्राई सेल का, वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, बल्ज आउट, क्योंकि वो पूरी एक ग्रेफाइट की रॉड होती है। और जो नीचे नेगेटिव टर्मिनल होता है उस सेल का, वो बिल्कुल प्लेन होता है। कैसा होता है बच्चों? बिल्कुल प्लेन। किसी भी रिमोट का सेल निकाल के देखना, दिख जाएगा। एक साइड से ऐसा लग रहा होगा बीच में से रॉड जैसी थोड़ी सी बाहर आ रही है, थोड़ा सा उठ रहा होगा वो सेल, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल साइड होती है। और नेगेटिव टर्मिनल की साइड में ये बिल्कुल प्लेन होता है। क्लियर है? तो अब इस सेल में है क्या क्या वो समझा दे रहा हूँ मैं। एक बच्चों ग्रेफाइट की रॉड होती है जो किसका काम करती है बच्चों? कैथोड का काम। तो पहले मैं आपको इस सेल समझा रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर होता क्या क्या है इसके अंदर, वो सारी चीजें। ये जो बाहर निकला हुआ पार्ट है ये क्या है? असल में एक ग्रेफाइट की रॉड होती है जिसको हम एज अ कैथोड यूज करते हैं, मैं थोड़ा सेल का डायग्राम बड़ा कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है बच्चों सेल का, ये कुछ नहीं, एक ग्रेफाइट की रॉड होती है। ये किसकी तरह काम करती है बच्चों? कैथोड की तरह काम करती है। क्लियर है? इसके बाहर एक लेयर होती है जिसमें हम मिक्सचर रखते हैं कार्बन और MnO2 का। MnO2 का यूज दिखाएंगे। कार्बन वही इस ग्रेफाइट की रॉड में कोई कमी नहीं आती, अगर ये डिजोल्व भी हो जाती है, कभी खराब भी हो जाती है, तो कार्बन इसकी रिएक्शन को थोड़ा इनहेंस कर देती है। फिर उसके बाहर होता है पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2। कंडक्टिविटी वो है इलेक्ट्रोलाइट टाइप का। क्लियर है? और बाद में ये पूरा जो कवर बना होता है वो जिंक का होता है। ये किस कंटेनर में काम चल रहा होता है? जिंक में, जो किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह। तो ये पूरा कंटेनर काय का है? जिंक का है। जो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? नेगेटिव टर्मिनल या एनोड का। और ये किसकी रॉड है? ग्रेफाइट की रॉड है, जो किसका काम कर रही है? कैथोड का। एनोड का काम कौन करता है? जिंक का कंटेनर। कैथोड का काम कौन करता है? ड्राई सेल में ग्रेफाइट की रॉड। क्लियर है? अब ये तो हो गया सेल का स्ट्रक्चर। पहले क्या? ग्रेफाइट की रॉड, उसके बाहर जो सॉल्यूशन होता है वो कार्बन प्लस MnO2 का, उसके बाहर जो सॉल्यूशन होता है वो अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2। कुछ नहीं, एक बीकर लिया आपने जिंक का, उसमें पहले आपने क्या? एक जिंक की रॉड डाली, उसके बाद एक सॉल्यूशन ऑफ कार्बन और MnO2, और उसी में ही उसके बाहर सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2। अब क्या क्या रिएक्शंस हो रही होंगी कैथोड पे और क्या एनोड पे, वो सारी मैं रिएक्शंस दिखा रहा हूँ। ये तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया, पैरेटस कैसा है। क्लियर है? अब रिएक्शंस कौन सी हो रही होंगी कैथोड पे और एनोड पे, वो चीजें मैं आपको सेल रिएक्शन के थ्रू दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब जो बच्चों रिएक्शन चल रही होगी, पहले एनोड पे जो रिएक्शन चल रही होती है, एनोड पे बच्चों जिंक Zn+2 आयन की फॉर्म में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये असल में यही वाला कन्वर्ट है, ZnCl2 इसीलिए लिया बैलेंस करने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। जिंक के कंटेनर पे एनोड पे क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक होता है। किसका ऑक्सीडेशन होता है? जिंक का। क्योंकि बैटरी का जो सेल है वो हमेशा जिंदगी भर तो नहीं चल सकता, डिस्चार्ज होगा। अब डिस्चार्ज होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पोलैरिटी में चेंजेस आ जाते हैं। क्लियर है? चले, तो क्या एनोड पे क्या हो रहा होता है बच्चों? जिंक जो है, जिंक का जो कंटेनर है वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा होता है। क्या शो कर रहा होता है? अच्छा ये मत कहना जो आप बाहर से टच करते हो वो तो एक्सटर्नल कवर होता है, उसके अंदर होती है जिंक की कंटेनर वाली चीज। क्लियर है? बाहर वाला जो आउटर सरफेस वो डायरेक्ट जिंक नहीं होता, उसके अंदर जिंक का कंटेनर होता है। क्लियर है ना? हाँ या ना? तो जिंक के कंटेनर पे क्या चल रहा होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? कैथोड पे क्या चल रहा होगा? कैथोड पे कुछ नहीं, रिडक्शन। ये जो पेस्ट लिया आपने अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का, इसी से ही NH4Cl मिलता है हमें, और कैथोड की रॉड पे जाके वो रिड्यूस हो जाता है। तो NH4Cl में से NH4 आयंस क्या कैथोड पे गए, इलेक्ट्रॉन लेके क्या
अमोनिया और वाटर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अमोनिया और वाटर बना लेते हैं। अब ये MnO2 की जरूरत क्यों पड़ी, ये सुनना बच्चों ध्यान से। MnO2 लिया है, क्यों लिया है, कोई काम आ रहा है क्या? अमोनिया के रिडक्शन के लिए तो केवल इलेक्ट्रॉन ही काफी थे, MnO2 क्यों लेके आए? नोट मैंने लिखा है उसके लिए, MnO2 एक्ट एज डीपोलराइजर। डीपोलराइजर का काम होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है वो खुद ले लेता है ये काम, या फिर एक तरीके से ये कह लो डीपोलराइजर का मेन काम होता है कि ये सेल के अंदर हाइड्रोजन के बबल्स को नहीं बनने देता, क्योंकि अगर इस सेल के अंदर हाइड्रोजन के बबल बन गए तो प्रेशर बढ़ जाता है और पता लगी सेल फट गया। क्लियर है? तो ये MnO2 डीपोलराइजर का काम करता है, जो इस ड्राई सेल के अंदर कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस के बबल्स क्रिएट नहीं होने देता, क्योंकि अगर हाइड्रोजन गैस के बबल्स क्रिएट हो गए तो ये इसका जो कैथोड है वो खराब हो जाएगा, या प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये सारे सॉल्यूशन सेल फट भी सकता है। क्लियर है? तो MnO2 मेन काम डीपोलराइजर का मतलब हाइड्रोजन बबल्स को नहीं बनने देता। अब क्यों नहीं, कैसे नहीं बनने देता, ध्यान से सुनना, दिमाग लगाओ। अगर बाई चांस MnO2 होता नहीं यहाँ पे तो कैथोड पे केवल इसकी रिएक्शन चलती, अमोनिया की, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन की। मान लो, दिमाग लगाओ, अगर कैथोड पे MnO2 नहीं होता तो क्या होती रिएक्शन? तो कुछ इस तरीके से होती है रिएक्शन, NH4 पॉजिटिव प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन लिए। क्लियर है? तो 2 तो अमोनिया बन गए और 1 हाइड्रोजन बन गया। चेक कर ले, इलेक्ट्रॉन दिए तो ये NH4 न्यूट्रल हो गए, एक तरीके से ऐसे इमेजिन करो, 2 NH4 बन गए। अब 2 NH4 तो स्टेबल होंगे नहीं, वो क्या करते हैं, दोनों हाइड्रोजन लिबरेट करके खुद अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर ये कह लो इसमें से H पॉजिटिव निकला, एक और H पॉजिटिव निकला, उन दोनों ने इलेक्ट्रॉन लिए, हाइड्रोजन बना दी और अमोनिया गैस अलग, तो ये बन गए हाइड्रोजन के बबल्स। क्या बन गए बच्चों? हाइड्रोजन के बबल्स बन गए। और ये हाइड्रोजन के बबल बनना खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ जाएगा और बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा हो गया तो ये सेल फट भी सकता है। तो MnO2 यही काम करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन को नहीं बनने देता। क्यों? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो H पॉजिटिव जो बना भी, तो वो क्या किया, MnO2 ने ले लिए और वो H पॉजिटिव को H2O में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? H2O में, और खुद Mn2O3 बन गया, खुद Mn2O3 बन गया। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन गैस बन रहे थे, जिसकी वजह से, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, असल में इलेक्ट्रॉन किसने खा गया? MnO2 खा गया। कौन खा गया बच्चों? MnO2। क्लियर है? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है कौन खा गया? MnO2। उसने H को H2 में रिड्यूस होने ही नहीं दिया। किसको? हाइड्रोजन को H2 में रिड्यूस होने ही नहीं दिया, क्योंकि H पॉजिटिव निकलते, अगर निकलते भी तो वो इलेक्ट्रॉन लेके H2 बना लेते। H एटम, नेसेंट H एटम अकेला बैठ तो सकता नहीं है, जैसे ही उसे दूसरा H एटम दिखा पकड़ जाएगा उसको, जल्दी से हाइड्रोजन गैस बना लेगा। तो ये काम नहीं करने देता कौन? MnO2। ये इलेक्ट्रॉन क्या, अच्छा देखो MnO2 में कैसे पता लगा रिड्यूस हुआ, दिखा रहा हूँ। MnO2 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, +4, इतनी बचपन से सीखते आ रहे हैं। X ये गई, ये -2 × -4 बराबर 0, तो X निकल के आ जाएगा। ऐसे ही Mn2O3 में निकाल के देख ले, 2 3 6, ये 2x की वैल्यू 6 आएगी, तो इसकी एक Mn की वैल्यू कितनी आएगी? +3। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉन इसी ने खाया होगा, तभी ये +3 बन रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन वो H पॉजिटिव नहीं लेके जा पाते, कौन ले जाता है? ये MnO2 ले जाता है और खुद Mn2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जहाँ से जो हाइड्रोजन निकले होंगे, NH4 पॉजिटिव ने जो हाइड्रोजन लूज करे होंगे, उसमें से एक ऑक्सीजन ये अपना दे देता है, अगर चलो तुम भी खुश रहो, जाओ। वो किसकी फॉर्म में? वाटर की फॉर्म में। तो MnO2 के आने की वजह से हाइड्रोजन गैस नहीं बन पा रही है। क्या बन रही है? हाइड्रोजन अगर निकल भी रहे हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो रिडक्शन वाले हैं वो MnO2 ने खुद खा लिए। तो किसका काम कर रहा है? डीपोलराइजर का काम कर रहा है। दोनों काम है, एक तो चार्ज को भी न्यूट्रलाइज कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, और दूसरा जो हमारा नुकसानदायक हाइड्रोजन बबल्स हैं उनको भी नहीं बनने दे रहा है। इसीलिए MnO2 को डीपोलराइजर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? MnO2 को डीपोलराइजर बोला जाता है। क्लियर है? चल रहा हूं मैं आगे बढ़े, ध्यान से देखिएगा। तो एनोड पे तो काम हो गया, कैथोड पे NH4 पॉजिटिव का रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ MnO2, इसीलिए मैंने मिक्सचर लिया कार्बन और MnO2 का। कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, हाँ या ना? इजीली उसे कह देगा हाँ चल कोई बात नहीं, हो जा रिड्यूस। क्लियर है? हाँ या ना? चले आगे। तो MnO2 अमोनियम आयन की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराया हमने, तो क्या MnO2 ने इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लिए और Mn2O3 में कन्वर्ट हो गया और NH4 को अमोनिया कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ से तो जो H+ निकले होंगे वो ऑक्सीजन के साथ बैलेंस होकर पानी बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन गैस बबल नहीं बनी, किसकी वजह से नहीं बनी? MnO2 की वजह से। इसीलिए MnO2 लिया जाता है, नहीं तो लेते भी नहीं।
क्लियर है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन गैस बबल बन गई तो ये फट जाता सेल, दिक्कत आती, कुछ नहीं, ऐड कर दो सेल रिएक्शन, इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बाकी का बचा हुआ पार्ट सारा ऐड कर दो, MnO2 NH4 पॉजिटिव Zn कन्वर्ट्स इनटू Mn2O3, ये रहा NH3 H2O और यहाँ पे Zn+2। तो ये पूरी कंप्लीट सेल रिएक्शन है। क्या है बच्चों? सेल रिएक्शन, RXN रिएक्शन लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, क्लियर है? क्या है बच्चों? ये सेल रिएक्शन फॉर ड्राई सेल। मेरे ख्याल से डीपोलराइजर का काम आ गया। दो ही काम होते हैं, एक तो कैथोड वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको खा जाना, जिससे कि हाइड्रोजन गैस ना बने, हाइड्रोजन गैस ना बने, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन को ये MnO2 नहीं लेता तो ये इलेक्ट्रॉन कौन ले जाते? NH4 पॉजिटिव, जो कि खुद अमोनिया और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाते, जो कि इस सेल के लिए नुकसानदायक होता, क्योंकि हाइड्रोजन बबल्स बनेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ेगा सेल के अंदर और पता लगी रिमोट चलते चलते भड़ाम फूट गए, क्लियर है? तो ये तो डेंजरस चीज हो जाती है, इसीलिए MnO2 का यूज करते हैं, एज अ डीपोलराइजर का काम करता है। चलें आगे। ये था बच्चों वाला छोटा सा ड्राई सेल। एक बार आप देखना चाहें तो पूरा साफ सुथरा सा देख लें, क्लियर है? कॉपी करना चाहें कॉपी कर सकते हैं, नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ मैंने बोली वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं बार बार, क्लियर है? चल रहा हूँ मैं आगे। डीपोलराइजर का काम मेरे ख्याल से समझ में आ गया, क्वेश्चन इसी पे से आता जाता है, पूछा जा चुका है, 3 बार आ चुका है पेपरों में बेटा, मेडिकल में भी और इंजीनियरिंग में भी, कि ड्राई सेल में डीपोलराइजर का काम क्या होता है। पहला काम मैंने बता दिया कि हाइड्रोजन बबल नहीं बनना होता है, और एक बार क्वेश्चन आया था कि ड्राई सेल के लिए डीपोलराइजर का काम कौन करता है। दोनों ऑप्शन थे, Mn2O3 और MnO2। जब पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं ना, जब पूरा सिलेबस आ जाता है तब ध्यान नहीं आता कि Mn2O3 था कि MnO2, याद रखना MnO2 होता है, क्लियर है? तो यही होती है रिवीजन की चीज़ें, हाँ या ना बच्चों? क्योंकि बेटा अभी तो मैंने बता दिया, अभी आप ताज़ा ताज़ा तो मान गए हाँ MnO2 तो, अभी क्वेश्चन भी लगाओगे, एक चैप्टर की तो लगाओगे तो आपको हाँ बहुत सिंपल लगेगा, बट जब यही पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो या मैथ्स जब आप पढ़ लेंगे, पूरा सिलेबस सब कुछ याद रखना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि केवल केमिस्ट्री और वो भी केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद रखनी है, तो सारे चैप्टर याद रखने हैं, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। Mn2O3 की जगह MnO2 ध्यान नहीं आता उस टाइम पे। इसका तरीका केवल एक ही है बच्चों, जितना ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हो सिलेबस खत्म होने के बाद, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि रिवीजन मस्ट है बच्चों। सिलेबस कंप्लीट करना अच्छी बात, पर उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें बच्चे क्या करते हैं? रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन नहीं करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस में फंस जाओगे। आसान क्वेश्चन है, फिर कहते हैं यार सर ये थोड़ी सी गलती हो गई, तो अब फिर वहाँ पे कोई पूछेगा नहीं, क्लियर है? तो बच्चों ये वाली चीज़ें ऐसा लग रहा है बहुत आसान है, बिल्कुल मैं खुद कह रहा हूँ, बट ये तब आसान है ये चीज़ें जब आप रिवीजन करते हो बार बार, क्योंकि बिना रिवीजन के ये सारे पॉइंट्स याद नहीं रहते बच्चों, क्लियर है? और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th की फिजिकल का सबसे टफ और मेरे अकॉर्डिंग सबसे इजी चैप्टर है, क्योंकि इतना सारा डिटेल में और बच्चों की तरह समझाया मैंने, एक एक पॉइंट, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो समझाया नहीं, और ट्रिक्स भी बताई हैं सारी, सिंपल फॉर्मूले बताएं कि कंसेप्ट ध्यान रखो, सब कुछ याद हो जाएगा, क्लियर है? चल रहा हूँ मैं आगे। अगले सेल पे आ रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। ये तो हो गया आपका ड्राई सेल कंप्लीट। चलें आगे, किस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन आएगा वो बता के चल रहा हूँ आपको, इतना सब कुछ कोई नहीं देगा, क्लियर है? कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे आएगा देख लेना, पेपर में ऐसे ही बनता है क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ, गारंटी है मेरी, क्लियर है? चले आगे। अब मैं अगले सेल की बात कर रहा हूँ, इसको कहते हैं हम लेड स्टोरेज बैटरी। क्या कहते हैं बच्चों? लेड स्टोरेज बैटरी। एक टर्म लिखा है मैंने, रिवर्सिबल सेल। रिवर्सिबल सेल का मतलब क्या है बच्चों? ऐसा सेल जो दोनों कंडीशन शो करे, जिस सेल को आप चार्ज भी कर सकते हो और डिस्चार्ज भी करा सकते हो, दोनों काम होते हैं। रिवर्सिबल सेल का मतलब क्या है? दोनों काम होते हैं यहाँ पे, इसकी चार्जिंग भी आप देखेंगे और डिस्चार्जिंग भी, मतलब चार्जिंग के टाइम पे जो सेल रिएक्शन होगी उसकी जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन होती है डिस्चार्जिंग के टाइम पे, ये होते हैं रिवर्सिबल सेल। ऐसे सेल जिनका चार्जिंग के टाइम पे जो रिएक्शन है उसकी जस्ट रिवर्स हो जाए जब वो डिस्चार्ज होंगे सेल, क्लियर है? तो लेड स्टोरेज बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ। दो कंडीशन बता दी मैंने आपको, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो पहले मैं डिस्चार्जिंग की बात कर रहा हूँ, जब ये सेल यूज होता है, डिस्चार्ज होता है, तब क्या सेल रिएक्शन बनेगी, और जब ये सेल चार्ज होता है तब क्या सेल रिएक्शन बनेगी। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ डिस्चार्जिंग की। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बताऊंगा, एक याद कर लो, चाहे वो डिस्चार्जिंग याद कर लो आप, चाहे वो चार्जिंग याद कर लो, दूसरा अपने आप बना सकते हो। मैं आपको डिस्चार्जिंग समझा रहा हूँ, चार्जिंग आप अपने आप बना सकते हो, मैं फिर भी बता दूंगा, क्लियर है? ध्यान से देखिए, रिएक्शंस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग बच्चों, किसके टाइम पे? जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है या फिर लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है। एनोड पे जो रिएक्शन होती है, रटनी है आप, लेड सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। क्यों?
ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये लेड ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और खुद Pb+2 की फॉर्म में सल्फेट के साथ आके सॉल्यूशन बना लिया। तो लेड खुद कन्वर्ट होकर लेड सल्फेट में अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो ऑक्सीडेशन है, तो एनोड रिएक्शन। डिस्चार्जिंग के टाइम की बात कर रहा हूँ। कैथोड पे क्या होगा, लेड ऑक्साइड होगी, H2SO4 होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, क्लियर है। H2SO4 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई दिक्कत, मतलब 4 H आयन और सल्फेट आयन, 2 इलेक्ट्रॉन, H2SO4 नहीं बोल रहा हूँ, 4 H आयन और सल्फेट आयन, 2 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हुआ, ये कन्वर्ट हुआ लेड सल्फेट और वाटर। बैलेंस है, चेक कर लेना आराम से, बैलेंस है, चेक कर लेना आराम से, क्लियर है। लेड ऑक्साइड 4 H आयन सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स लेड सल्फेट प्लस 2 वाटर। तो ये हो गई कैथोड रिएक्शन, ये हो गई एनोड रिएक्शन। ऐड कर दे दोनों, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए, ऐड कर दे बाकी सारा पार्ट। PbO2, एक सल्फेट दूसरा सल्फेट और 4 H आयन, मेरे ख्याल से H2SO4 बन गया, क्योंकि H2SO4 का ये फॉर्मूला होता है H2SO4, और अगर मैं 2 H2SO4 लूंगा तो इससे 4 H आयन मिलेंगे तुम्हें और 2 सल्फेट आयन मिलेंगे। आयनाइज करके देख लियो आराम से, आयनिक रिएक्शंस पड़ी होंगी आप, क्लियर है। तो ऐड करने पे भी तो उल्टा कर दो, ये दे रखा है, ये बना दो से, तो 4 H आयन है और 2 सल्फेट है, मेरे ख्याल से 4 H आयन 2 सल्फेट मिलकर 2 H2SO4 बना सकते हैं। तो रिएक्शन गई, Pb आ गया, PbO2 आ गया। अब H आयन और सल्फेट को अलग अलग ना लिख के मैंने H2SO4 लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि बिल्कुल यही होता काम, क्लियर है। फॉर्म्स लेड सल्फेट, ये भी लेड सल्फेट, तो 2 लेड सल्फेट बन गए प्लस 2 वाटर बन गए। तो देख जरा, ये आ गई आपकी सेल रिएक्शन। क्या आ गई बच्चों, सेल रिएक्शन। कब, जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती है। कब बच्चों, जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती है। तो मेरे ख्याल से इस रिएक्शन में कुछ दिख रहा होगा, इस रिएक्शन में ऐसा लग रहा है कि H2SO4 यूज हो रहा है, क्या बनाने में, लेड सल्फेट और वाटर बनाने में। तो वही लिखा है, क्वेश्चन आ चुका है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग H2SO4 इज कंज्यूम्ड। क्या होता है बच्चों, जब लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज होती है तो H2SO4 जो होता है सॉल्यूशन में वो कंज्यूम होता है। जो बैटरी में H2SO4 एसिड भरा होता है वो डिस्चार्जिंग के टाइम पे कंज्यूम होता है। ये इन्वर्टर वाला केस है आपका, ठीक है। इन्वर्टर में जो काम होते हैं वही है ये काम, H2SO4 एसिड भरा जाता है इन्वर्टर में, क्लियर है। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग H2SO4 जो है आपका वो कंज्यूम होता है। क्या होता है बच्चों, कंज्यूम होता है, ध्यान से सुने। तो एनोड रिएक्शन मेरे ख्याल से क्लियर होगी, कैथोड रिएक्शन मेरे ख्याल से क्लियर होगी, कुछ नहीं याद करना है आपको, रफ कर दे रहा हूँ मैं। लेड प्लस सल्फेट फॉर्म लेड सल्फेट, 2 इलेक्ट्रॉन, लेड ऑक्साइड प्लस 4 H आयन प्लस सल्फेट, 2 इलेक्ट्रॉन, लेड सल्फेट प्लस वाटर ऐड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि डिस्चार्जिंग के टाइम पे H2SO4 कंज्यूम होता है, क्लियर है। रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं, डिस्चार्जिंग के टाइम का जो एनोड था उसे घुमा के इसका कैथोड बना देना, और डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो इसका कैथोड था उसे घुमा के इसका एनोड बना देना। रिवर्स करनी है तो इसका कैथोड को घुमाया और फिर इसका एनोड बना दिया, इसके एनोड को घुमाया, इसका कैथोड बना दिया, क्लियर है। ये करना है क्या, डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो एनोड था उसे घुमाओ, पहले घुमा दिया और फिर उसको चार्जिंग का कैथोड बना देना। डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो कैथोड था उसे घुमाओ, घुमा दिया और उसे इसका एनोड बना देना, क्लियर है। देखो जरा, वही काम किया मैंने। तो डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो कैथोड था, डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो बच्चों कैथोड दिखाया अभी मैंने, उसको घुमाया और यहाँ पटक दिया। तो लेड सल्फेट प्लस वाटर फॉर्म PbO2 प्लस 4 H आयन प्लस सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो एनोड था उसे घुमाया और इसका मैंने कैथोड बना दिया। PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव। ऐड कर दे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए, कुछ नहीं, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाता है। ऐड कर दे, PbSO4 2 आ गए, 2 वाटर आ गए, एक Pb आ गया, एक PbO2 आ गया, ये और ये मिलके 2 H2SO4 आ गए। तो बिल्कुल उसकी रिवर्स रिएक्शन हो गई, बिल्कुल इसकी रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि ऊपर में जो रिएक्शन थी इसकी रिवर्स थी। Pb प्लस PbO2 प्लस 2 H2SO4 फॉर्म 2 PbSO4 प्लस 2 वाटर थे, पर यहाँ पे उस रिएक्शन को उल्टा करके रख दिया है, तो वही लिखा है। अब इस रिएक्शन में आपको क्या दिख रहा है कि H2SO4 जनरेट हो रहा है, H2SO4 जनरेट हो रहा है। क्वेश्चन आया था, ड्यूरिंग चार्जिंग H2SO4 इज रिफॉर्म्ड या जनरेटेड, वापस से बन जाएगा। जो H2SO4 डिस्चार्जिंग के टाइम पे खर्च हुआ उतना ही H2SO4 चार्जिंग के टाइम पे वापस से बन जाता है, क्लियर है। ध्यान से देख लें एक बार, मैं मिनिमाइज करके सारे एक साथ दिखा दे रहा हूँ, दिख गए होंगे। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एंड ड्यूरिंग चार्जिंग, कुछ नहीं किया, इसका एनोड घुमाया, इसका कैथोड बना दिया, देख ले आराम से।
इसको मैं इधर लेके आ गया, इसको इधर ले गया, देख यहाँ पे सेम टू सेम वो लिखा है। इस कैथोड को मैंने घुमाया और यहाँ पे इसका एनोड बना दिया, देख ले। इस रिएक्शन को जब ऐड करोगे तो ये बन रही थी, इन रिएक्शंस को ऐड करोगे तो इसकी घुमा के रिएक्शन बन गई, चेक कर ले आराम से। तो एक याद कर लो आप, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग अपने आप याद हो जाएगा। तो बस इतना और ध्यान रखना है आपको, डिस्चार्जिंग के टाइम पे तो H2SO4 खर्च होता है और चार्जिंग के टाइम पे H2SO4 जनरेट होता है, रिफॉर्म होता है, वापस से बन जाता है। डिस्चार्जिंग के टाइम पे H2SO4 खर्च होता है और चार्जिंग के टाइम पे H2SO4 वापस से रिफॉर्म हो जाता है। क्लियर है? हाँ या ना? आगे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे। अब मैं बच्चों बात कर रहा हूँ फ्यूल सेल की, ठीक है ना। ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जैसे कि हमारे डैनियल सेल थे, बिल्कुल उसी की तरह ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसमें क्या होता है वो देखेंगे। इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस इन विच फ्यूल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे जैसे हमारी गाड़ी में जो पेट्रोल है वो खर्च होता है गाड़ी चलने के लिए, बस यहाँ पे फ्यूल एनर्जी जो है वही उसी तरीके से फ्यूल होता है, H2 और O2 का फ्यूल होता है यहाँ पे। क्लियर है? तो वही फ्यूल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल। बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा था, हमारा जो केमिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो रही थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे ये फ्यूल एनर्जी भी उसी टाइप की एनर्जी ही बनेगी। क्लियर है? जो किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। क्लियर है? यहाँ पे भी वही काम है, बस यहाँ पे फ्यूल एनर्जी है, क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल। क्लियर है? किस में कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। देखिएगा, H2O2 फ्यूल सेल, कौन सा सेल बच्चों? H2O2 फ्यूल सेल। ध्यान से देखिएगा, इन H2O2 फ्यूल सेल पोरस कार्बन रॉड्स आर टेकन एज इलेक्ट्रोड। क्लियर है? पोरस कार्बन रॉड ली जाती हैं जिससे कि उसके अंदर हाइड्रोजन या उनके थ्रू हाइड्रोजन पास हो सके या इनमें इकट्ठी हो सके। क्लियर है? तो इन H2O2 फ्यूल सेल पोरस कार्बन रॉड आर टेकन एज इलेक्ट्रोड। क्लियर है? एंड सिल्वर, निकल एंड कोबाल्ट आर टेकन एज कैटलिस्ट। और इसमें सिल्वर, निकल और कोबाल्ट को कैटलिस्ट की तरह लेके चलना पड़ता है क्योंकि ये रिएक्शन स्लो होती है। ठीक है? इन दिस सेल एक्वस NaOH और KOH आर टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट। और इस सेल के अंदर एक्वस NaOH और KOH जो है वो एज इलेक्ट्रोलाइट लिए जाते हैं। क्या क्या? एक्वस NaOH और एक्वस KOH जो है वो एज इलेक्ट्रोलाइट लिए जाते हैं। क्लियर है? कुछ नहीं, अपैरेटस देखो, ये रहा एनोड, ये रहा कैथोड, दोनों कार्बन के, ग्रेफाइट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बच्चों? ग्रेफाइट के, जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्योंकि अगर पोर नहीं होंगे तो वो पास ही नहीं हो पाएगी, वो इस सेल, इस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी। तो क्या इस कार्बन की रॉड पे ये हाइड्रोजन आके इकट्ठी हो जाती है, यहाँ पे थोड़ी 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 हाइड्रोजन। इसी तरीके से इस कार्बन की रॉड पे इधर आके ऑक्सीजन इकट्ठी हो जाती है, जिससे रिएक्शन तो हो, सेल रिएक्शन। तो ये एनोड बनता है, ये कैथोड बनता है। क्लियर है? हाइड्रोजन पे क्या बनता है? एनोड। ऑक्सीजन क्या बनता है? H2O2 फ्यूल सेल में कैथोड बनता है। तो अब यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही होंगी इसके एनोड पे और उसके कैथोड पे, वो देखेगा। और ये जो सॉल्यूशन भरा है यहाँ पे बच्चों, ये जो बीच में सॉल्यूशन भरा है वो NaOH या फिर KOH, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है? NaOH या फिर KOH का सॉल्यूशन है। क्लियर है? अब इस एनोड पे और इस कैथोड पे रिएक्शन क्या क्या हो रही होंगी वो देखेगा, क्योंकि ये रॉड कैसी? पोरस, इधर हाइड्रोजन इकट्ठी हो जाती है इस रॉड पे ऑक्सीजन। तो ये इस सॉल्यूशन कांटेक्ट, और इसी सॉल्यूशन में सिल्वर, निकल, कोबाल्ट कैटलिस्ट की तरह रखे हुए होते हैं। तो अब इस एनोड के पास क्या रिएक्शन हो रही होगी? हाइड्रोजन गैस है, बिल्कुल सही है। सॉल्यूशन से OH नेगेटिव आयन, क्योंकि NaOH सॉल्यूशन में है तो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इकट्ठा तो बैठ ही नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये हाइड्रोजन उस सॉल्यूशन के OH आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर और 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। क्या? वाटर और 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इसी तरीके से कैथोड पे कौन? ऑक्सीजन। क्या? पानी के साथ रिएक्ट करके। क्या रिएक्ट करके बच्चों? पानी के साथ, क्योंकि यहाँ पे इस सॉल्यूशन में वाटर तो बन ही रहा होगा, उस वाटर के साथ रिएक्ट करके और 4 इलेक्ट्रॉन खा के 4 हाइड्रोक्साइड आयन वापस से जनरेट कर देती है। तो यहाँ पे जो 4, इस तरीके से याद रख सकते हैं, सॉल्यूशन में से जो 4 हाइड्रोक्साइड आयन इधर यूज हुए, वापस इस रॉड ने उतने ही 4 हाइड्रोक्साइड आयन इस सॉल्यूशन को वापस प्रदान कर दिए। तो सॉल्यूशन पे भी कोई चेंज नहीं आता, हमारा काम भी चल जाता है। तो क्या कैथोड पे क्या, एनोड पे क्या हो रहा होगा? हाइड्रोजन ने सॉल्यूशन से 4 OH आयन को रिएक्ट करके वाटर और इलेक्ट्रॉन बनाए, और सॉल्यूशन में वाटर तो होगा ही थोड़ा बहुत, तो उस वाटर के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट करा और 4 इलेक्ट्रॉन खाए, क्योंकि सॉल्यूशन में आ गए होंगे कि नहीं आ गए, इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं कि नहीं करे हैं, किसने? इस एनोड ने। कोई दिक्कत? ये रॉड पे रहेगा, चलो मान लो, फिर भी इसके काम तो चलेंगे ही चलेंगे, ये भी तो इलेक्ट्रॉन लेगा रॉड से कार्बन की,
तो कोई दिक्कत नहीं। ये मान लो इस तरीके से यही वाले इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए इसने, इस तरीके से मान लो कि इस एनोड के ही इलेक्ट्रॉन जो यूज करे इस एनोड पे हाइड्रोजन ने, वही यूज कर लिए उसकी ऑक्सीजन ने। तो ये वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन की मदद से ये 4 हाइड्रोक्साइड आयन वापस से बना लेता है। तो अब दोनों की सेल रिएक्शन कंप्लीट करनी है, ऐड कर दे। क्या 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन गए, 4OH से 4OH गए, ऐड करिए बच्चे। ये 2H2 है, इससे कितने 4H2 है, तो इधर ले जा वापस से, तो कितने 2H2 ही बचेंगे। कितने बचेंगे 2H2। तो नेट रिएक्शन कितनी बची, 2H2 आ गया, एक O2 आ गया। ये वाटर मैं लिख सकता था, और यहाँ पे 4 वाटर है तो मैं इस वाटर को उधर ले जाऊंगा बाद में, तो बचेगा तो 2H2 ही। तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो H2O2 फ्यूल सेल की सेल रिएक्शन डायरेक्ट। क्लियर है। 2H2 कुछ नहीं, वाटर की फॉर्मेशन है बिल्कुल। 2H2 प्लस O2 फॉर्म्स 2H2O। दिस इज H2O2 फ्यूल सेल की सेल रिएक्शन। एनोड पे क्या हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है, दोनों चीजें मेंशन कर दी मैंने। ये रॉड कैसी है, पोरस, जिससे हाइड्रोजन बैठ जाए, तो सॉल्यूशन के OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करके खुद तो वाटर बनाता है और इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ पानी तो होगा ही, एक्वा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि NOH वैसे तो प्रेजेंट नहीं है, चल मोल्टन भी है, तो वाटर तो उसने बना ही बनाया। तो वो वाटर यूज करके इस ऑक्सीजन ने वापस फॉर हाइड्रोक्साइड आयन बना लिए, जो इसने खत्म कर दिए थे सॉल्यूशन से। क्लियर है, जो इसने सॉल्यूशन से यूज कर लिए थे। कोई दिक्कत, हाँ या ना। तो जब ऐड करेंगे तो सेल रिएक्शन क्या बच के आएगी अल्टीमेटली, 2H2 प्लस एक O2 फॉर्म्स 2H2O। तो असल में अल्टीमेटली यूज तो होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो जनरेट कर ली, कैथोड एनोड बन गया। तो क्लियर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो जनरेट कर ही ली भाई, कैथोड एनोड बन गया। तो अब उसके साथ साथ ये बाई प्रोडक्ट भी बना देता है पानी। और देख ले, तो इतना बढ़िया सेल है कि कोई हार्म भी नहीं है। पानी इतना अच्छा है, पीने के काम आता है। पानी इतना अच्छा है कि पीने के काम आता है। प्योर वाटर है, क्या है, प्योर वाटर है, रिएक्शन से बनना। क्लियर है। अब ये मत कहना घर में हम ये लगाएंगे, लगा नहीं सकते भैया, बहुत खर्चे का है। क्लियर है। एक्वागार्ड की जगह पता लगे H2O2 फ्यूल सेल लगा रहे हैं, बहुत बड़ा पैराडाइस होता है, बहुत महंगा है। क्लियर है। तो इतना दिमाग ना लगाएं, अगर कोई लगा रहा है तो घर में नहीं लग सकता ये। क्लियर है। एनोड एरा, कैथोड एरा। एनोड का आएगा हाइड्रोजन का, कैथोड का आएगा ऑक्सीजन का। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें सारी क्लियर होंगी। कोई दिक्कत, मैं रफ कर रहा हूँ, देख लो फिर भी ध्यान से एक बार। चलें आगे, देख लो फिर भी एक बार इसको ध्यान से, अच्छा सा लग रहा होगा। कैटलिस्ट पूछ लेता है, कार्बन की रॉड कैसी है ये पूछ लेता है, इलेक्ट्रोलाइट का लिया, बाई प्रोडक्ट क्या बना, कौन एनोड है, कौन कैथोड है, किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। क्लियर है। अब इस सेल के बारे में कंडीशंस देखिएगा, ये सेल की विशेषताएं क्या है दिखा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। दिस सेल इज ऑपरेटेड एट 70 to 140 डिग्री सेल्सियस। पहला कैरेक्टर, इस सेल का कंडीशन कैसी होनी चाहिए। दूसरा, अप्रोक्सीमेटली 200 kg H2O2 फ्यूल सेल इज रिक्वायर्ड टू रन सेल फॉर 11 days कॉन्टिन्यूसली। कम से कम 200 किलोग्राम H2O2 का फ्यूल यूज होगा अगर हमें इस सेल को 11 दिन तक लगातार चलाना है। तो 200 kg ऑफ H2O2 फ्यूल इज रिक्वायर्ड टू रन सेल फॉर 11 days कॉन्टिन्यूसली, लगातार। दूसरा, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 60 to 70%। इस फ्यूल सेल की एफिशिएंसी 60 से 70% होती है। वहीं पे तकरीबन अगर आप बाकी सेल की एफिशिएंसी को देखोगे तो वो मात्र 40% तक रहती है मैक्सिमम कंडीशन में। तो इतना बढ़िया सेल है जिसकी एफिशिएंसी 60 से 70% निकल रही है, तो बहुत बेहतरीन है। क्लियर है। 100% एफिशिएंसी तो कोई दे नहीं सकता, ना मैं, ना आप, ना कोई सेल। क्लियर है। 100% एफिशिएंट तो अभी तक कोई ऐसी मशीन बनी ही नहीं है। तो ये सेल की एफिशिएंसी फिर भी बहुत ज़्यादा, 60 to 70%। वहीं पे अगर आप बाकी सेल कोई सा भी, डेनियल सेल, ट्राई सेल कोई सा भी उठाएंगे, उनकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा नहीं जाती। 40% भी चली जाए बहुत बड़ी बात है। क्लियर है। तीसरा, चौथा पॉइंट, इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम H2O2 फ्यूल सेल इज यूज। जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम हुआ था उसमें H2O2 फ्यूल सेल का ही प्रयोग किया गया था। ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बच्चों। क्लियर है। क्वेश्चन पुटअप होते हैं इसीलिए लिखे मैंने, ऐसे नहीं देखे, फालतू में नहीं है। क्वेश्चन पुटअप होते हैं बच्चों इसीलिए लिखा गया है, तो मार्क कर लेना ये सारी चीजें फ्यूल सेल के बारे में। चल रहा हूं मैं आगे, ध्यान से देखिएगा। अब एडवांटेज और देख लो भाई, क्या एडवांटेज है सेल के। एडवांटेज फिर देखेंगे, बात की बात है। फ्यूल सेल डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। देख ले, सीधी बात है, कोई पॉल्यूटिंग गैस निकल ही नहीं रही है इसके अंदर से, इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता पॉल्यूशन की वजह से। दूसरा,
और अगर ये पॉल्यूशन कर नहीं रहा तो बल्कि हमें तो फायदा करके जा रहा है, पानी और बना रहा है जो पीने के लिए काम आएगा। क्लियर है? इट्स एफिशिएंसी इज हाईएस्ट देन अदर ऑर्डिनरी सेल्स। सीधी बात है, 60 to 70% अभी दिखाई है मैंने। तो दो फायदे हो गए। पहला, एक तो पॉल्यूशन नहीं करता, दूसरा इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई है। तीसरा, वाटर इज फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। क्या? पानी बन रहा है बाई प्रोडक्ट के तौर पे, जिसे एस्ट्रोनॉट ड्रिंकिंग पर्पज से यूज करते हैं, इसीलिए ही लेके गए थे वो उसे। क्या? H2O2 नहीं, इसलिए नहीं, एफिशिएंसी अच्छी है, एनर्जी अच्छी प्रोड्यूस करता है और पॉल्यूशन नहीं करता। दूसरी बात, पीने के लिए पानी भी जनरेट कर रहा है। तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम के लिए एक आइडियल सेल बढ़िया, उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें फिट हो गई। तो उन्होंने बोला चलो हम तो जा ही रहे हैं, इसे भी साथ में ले चलते हैं। मतलब साथ में नहीं, उसी ने एनर्जी जनरेट करवाई थी। क्लियर है? तो वाटर इज फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट विच इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग बाय एस्ट्रोनॉट। तो बाहर वहाँ पे जाके तो पेड़ पौधे लग नहीं रहे, या आपके पास हैंडपम्प तो होगा नहीं स्पेस में जाके, तो वो ये H2O2 फ्यूल सेल ही वहाँ पे पानी जनरेट करने का काम करता है, जो वो एस्ट्रोनॉट पीने के लिए यूज करते हैं। तो ये फायदे गिना दिए हैं बस एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल के। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ भी मैंने आपका कंप्लीट करा दिया तीनों टाइप के सेल्स, ड्राई सेल, लेड स्टोरेज बैटरी एंड फ्यूल सेल। जो मशहूर सेल यूज होते हैं आपके अकॉर्डिंग टू NCERT, वो तीनों सेल मैंने डिस्कस कर दिए हैं। क्लियर है बच्चों? अगला जो मैं सेशन लेने जाऊंगा वो मैं लूंगा बच्चों इस कंडक्टेंस पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजा आएगा सभी पढ़ने में। क्लियर है? अगला जो सेशन चलेगा बच्चों कंडक्टेंस के, थोड़ा फिजिक्स पढ़ाऊंगा मैं एक तरीके से, ऐसे समझना, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये सारी चीजें आएंगी, थोड़ा फिजिक्स आएगा अब यहाँ पे। क्लियर है? समझ में प्रॉपर आएगा अगर ध्यान से सुनोगे तो। ठीक है? चलिए अगले सेशन में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।